प्यारे बच्चों, क्लास 12th इकोनॉमिक्स, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी के लिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आय के चक्रीय प्रवाह का भरण है। चक्रीय प्रवाह का जो भरण है वो है आपका सरकारी व्यय। मतलब आय का चक्रीय भरण मतलब है कि आय अर्थव्यवस्था में आएगा। कहाँ से आएगा? तो सरकार जब व्यय करती है तो अर्थव्यवस्था में आता है। बचत करने से अर्थव्यवस्था से जो पैसा वो बाहर निकल जाता है, एक जगह केंद्रित हो जाता है। कर लगाने से भी पैसा निकल जाता है और आयात अगर हम करते हैं तो घर का पैसा बाहर चला जाता है। तो ये सभी कारण जो है वो क्षरण के है, आय के क्षरण। जबकि सरकारी व्यय जो है वो आय चक्रीय प्रवाह का भरण है। दूसरा क्वेश्चन है, सामूहिक आर्थिक क्रियाकलापों को मापने का आधार होता है। तो इसका जो आधार होता है वो होता है आय का चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय प्रवाह ये क्वीने और शास्त्री ने दिया था, आय का चक्रीय प्रवाह। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय व इसके अवयव पर पुस्तक लिखी थी। तो ये किसने लिखी थी? साइमन कुजनेर, रिचर्ड स्टोन, जेम केन्स, डेविड रिकार्डो। तो ये किताब जो है वो आपका साइमन कुजनेट्स ने लिखी थी। चौथा नंबर है, ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय आय लिखी थी। ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय आय लिखी थी, कब लिखी थी? तो ये जो लिखा था ये आपका लिखे थे VKRV राव ने। चौथा का यहाँ सी हो जाएगा, VKRV राव ने। पांचवा है, भारत में अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों के वेतनादि भत्तों को किस देश के घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा वो है आपका भारत में अमेरिकी दूतावास। तो भारत में अमेरिकी दूतावास है तो ये जो कर्मचारी का वेतन आदि भत्ता जो मिलेगा वो अमेरिका के घरेलू उत्पाद में शामिल होगा, भारत के नहीं। तो यहाँ पर बी हो जाएगा अमेरिका। छठा है, आर्थिक कल्याण का सही सूचक कौन सा है? तो आर्थिक कल्याण का सही सूचक जो है महबूब उल हक के द्वारा दिया गया मानव विकास सूचकांक। ये भूगोल में भी पढ़ना है बच्चों, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मानव विकास सूचकांक। वैयक्तिक आय क्या है? तो सभी व्यक्तियों की सभी स्रोतों से प्राप्त आय को वैयक्तिक आय कहते हैं। मतलब एक व्यक्ति है जिसको सभी स्रोत से, मतलब नौकरी से मिल रहा है, कुछ यूट्यूब वीडियो बना रहा है तो उससे मिल रहा है, ट्यूशन पढ़ाता है उससे मिल रहा है। तो सभी तरह के आय को, यदि दुकान है तो दुकान से भी आय, सभी तरह का आय को अगर हम लोग जोड़ देंगे व्यक्तियों की आय को तो वह वैयक्तिक आय कहलाएगा। इसमें साधन आय और हस्तांतरण आय दोनों प्रकार की आय शामिल होती है। साधन आय मतलब होता है उत्पादन के साधन के द्वारा जो हम लोग आय प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए हम आलू का उत्पादन कर रहे हैं तो आलू बेचने से जो हमको लाभ होगा तो उसमें हम लोग क्या किए? उत्पादन के साधन का प्रयोग किए। हस्तांतरण आय मतलब होता है किसी ने पैसा यदि उपहार स्वरूप दिया, जैसे वृद्धा पेंशन में मिल गया, छात्रवृत्ति में मिल गया, तो ये सभी हस्तांतरण आय करा। तो दोनों तरह के आय इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं, चाहे देश की घरेलू सीमाओं में रहकर प्राप्त हुई हो या विदेशों से। इसमें निगम कर तथा अवितरित लाभ शामिल नहीं किया जाता है। इसकी गणना निम्न सूत्रों की सहायता से की जाती है। तो व्यक्तिगत आय का फॉर्मूला है राष्ट्रीय आय माइनस निजी आय माइनस निगम कर माइनस अवितरित लाभ। तो ये व्यक्तिगत आय का फॉर्मूला है, राष्ट्रीय आय माइनस निजी आय माइनस निगम कर माइनस अवितरित लाभ। आठवां, हस्तांतरण भुगतान क्या है? तो इनके प्राप्तकर्ताओं द्वारा बदले में कोई उत्पादक सेवा प्रदान नहीं की जाती, यह केवल मुद्रा का हस्तांतरण है। कहने मतलब है, अगर विद्यार्थी को स्कॉलरशिप मिल रहा है तो उसने कोई सरकार का काम नहीं किया है, बल्कि एक तरह से मुद्रा का सरकार पास से हस्तांतरित होकर विद्यार्थी पास आ गया है। तो बिना काम के जो पैसा मिलता है वो हस्तांतरण भुगतान ही कहलाता है। तो इसलिए क्या है कि इनके प्राप्तकर्ताओं द्वारा बदले में कोई उत्पादक सेवा प्रदान नहीं की जाती, मतलब किसी तरह का उत्पादन का कार्य नहीं किया जाता है, यह केवल मुद्रा का हस्तांतरण है। अगला है, हरित जीएनपी किसे कहते हैं? तो हरित जीएनपी की अवधारणा का विकास आर्थिक विकास के मापक के रूप में किया जा सकता है। जीएनपी का संबंध जो है वो प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग, संरक्षण एवं समाज के विभिन्न वर्गों में उनके न्यायोचित बंटवारे से होता है। मतलब हमारे प्राकृतिक संसाधन सीमित मात्रा में है, उसका हम लोग
अच्छे से कैसे यूज करें कि भविष्य के लिए भी वो सुरक्षित रहे, भविष्य में हमारे बाल बच्चा जो होगा वो भी उस संसाधन का प्रयोग कर सके। इसीलिए विवेकपूर्ण उपयोग करना है, संरक्षित रूप से करना है और सही ढंग से समाज के विभिन्न वर्गों में न्यायोचित उसका वितरण होना चाहिए। अगला है मूल्यह्रास से क्या अभिप्राय है। तो मूल्यह्रास स्थिर पूंजी संपत्तियों जैसे भवन, मशीनरी, परिवहन के साधन, विभिन्न प्रकार के उपकरण आदि के मूल्य में समय के साथ विभिन्न कारणों से कमी आती है, इसी को मूल्यह्रास कहा जाता है। कहने मतलब है, यदि आपने साइकिल खरीदा, साइकिल चल रहा है, 2 साल चला, उसके बाद चेन खराब हो गया, कभी उसमें पंचर हो गया, कभी उसमें ट्यूब लगाना है, तो ये सब बीच बीच में जो खर्चा मांग रहा है आपका साइकिल, वो मूल्यह्रास कहलाएगा। उसी तरह यदि हम सिलाई मशीन खरीदे हैं, दर्जी है, तो सुइया टूट गया तो उसमें लगेगा, उसका तेल पानी में लगेगा, तो ये सभी जो बीच बीच में खर्च मशीन में हमको लगता है वही मूल्यह्रास कहलाता है। आगे है राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह के 3 चरणों को समझाएं। तो 3 क्षेत्रीय में फर्म, परिवार और सरकारी क्षेत्र शामिल रहता है। सरकारी क्षेत्र निम्न कार्य करती है जिससे आय का चक्रीय प्रवाह होता है। तो पहला काम है सरकार परिवार क्षेत्र पर कर लगाती है, इसके फलस्वरूप मुद्रा का प्रवाह परिवार क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र की ओर होता है। दूसरा है सरकार उत्पादक क्षेत्र पर कर लगाती है, इसके फलस्वरूप मुद्रा का प्रवाह उत्पादक क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र की ओर होता है। फिर है सरकार उत्पादकों को आर्थिक सहायता देती है, इसके फलस्वरूप मुद्रा का प्रवाह सरकारी क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर होता है। फिर है सरकार घरेलू क्षेत्र को आर्थिक सहायता देती है पेंशन के रूप में, इसके फलस्वरूप मौद्रिक प्रवाह सरकारी क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर होता है। फिर है सरकार बचत करती है जिसके फलस्वरूप मुद्रा का प्रवाह सरकारी क्षेत्र से मुद्रा बाजार की ओर होता है। फिर सरकार मुद्रा उधार लेती है जिसके फलस्वरूप मुद्रा का प्रवाह मुद्रा बाजार से सरकारी क्षेत्र की ओर होता है। फिर सरकार वस्तुएं और सेवाएं खरीदती है जिसके फलस्वरूप मुद्रा का प्रवाह सरकारी क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर होता है। जैसा कि आप चित्र में ये देख सकते हैं, 3 क्षेत्रीय है, मतलब पहला क्षेत्र है फर्म, पहला क्षेत्र है परिवार, दूसरा फर्म और तीसरा सरकार। सरकार क्या करती है, दोनों के बीच पैसा का बैलेंस करती है। जैसे अगर परिवार के पास पैसा कम है तो वो उसको हस्तांतरण भुगतान के रूप में पैसा मदद करती है। परिवार के पास क्या है, तो संसाधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध जो है वो परिवार जो है वो फर्म को उत्पादन का साधन देता है उत्पादन करने के लिए, और फर्म क्या करता है, इसको भुगतान करता है, भूमि को लगान के रूप में, श्रम को मजदूरी के रूप में, इस पूंजी को ब्याज के रूप में, इस तरह इसके पास भुगतान करता है। सरकार क्या करता है, अगर फर्म के पास पैसा कम है तो इसे अनुदान के रूप में देता है, अगर इसके पास पैसा ज़्यादा है तो कर या लगान के रूप में इससे पैसा ले लेता है। और सरकारी खरीदारी करता है, जैसे उत्पादन जो करता है फर्म, उसका अगर खरीदारी करेगा तो पैसा फिर फर्म के पास आ जाएगा। सरकार परिवार पास भी देखता है, अगर पैसा ज़्यादा है तो उस पर भी कर लगा देता है, और सेवाओं का भुगतान करता है जिसके बाद पैसा परिवार के पास आता है। इन दोनों के बीच पैसा हेर फेर करने में सरकार क्या करती है, कुछ पैसा बचाती है और उसे वित्तीय प्रक्रिया में भी लगाती है। वहाँ पर जैसे IMF हो गया, IBRD हो गया, वहाँ अपना पैसा जमा करती है और ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से ऋण भी लेती है। तो इन 3 मतलब जो क्षेत्र है इसके बीच आय का चक्रीय प्रवाह इस तरह से चलते रहता है, इसलिए इसको त्रिक्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह कहते हैं। अगर यहाँ पर एक आपका विदेशी क्षेत्र अगर शामिल हो जाएगा, विदेश भी अगर शामिल हो जाएगा, तो ये 4 क्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह कहलाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन है, दोहरी गणना की समस्या से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। दोहरी गणना मतलब होता है एक ही चीज़ को 2 बार गिन लेना। जैसे एक अगर डॉक्टर है और वो 10,000 रुपया कमाता है, यदि वह घर में एक माली को रखा है उसको 1,000 देता है। अब यदि हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो राष्ट्रीय आय का परिभाषा होता है एक वर्ष में देश के सभी समान निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो बाजार मूल्य होता है उसकी आय को जोड़ दिया जाता है। मतलब देश के नागरिकों का आय को हम लोग जोड़ते हैं, वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो यहाँ डॉक्टर का आय है 10,000 रुपया, माली का आय 1,000 रुपया। अब दोनों आय को फिर हम लोग जोड़ देते हैं, क्या डॉक्टर भी देश का नागरिक है और माली भी देश के नागरिक है, तो यहाँ पर ये आय जो है वो आपका 11,000 रुपया हो जाएगा, जबकि ये 10,000 से निकल कर गया है। तो इसीलिए इसको दोहरी गणना कहते हैं।
किताबी भाषा में है कि दोहरी गणना से अभिप्राय है कि किसी वस्तु के मूल्य की गणना एक से अधिक करना। इसका कारण यह है कि यद्यपि उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पाद में अनावश्यक रूप से वृद्धि हो जाती है। जैसे उत्पाद का मूल्य किसान 400 में आटा, बेकरी वाला 600 में मैदा, दुकानदार जो है 800 रुपये में डबल रोटी तथा उपभोक्ता को 900 रुपये में सामान प्राप्त होती है। मतलब जो किसान जो है वो 400 में आटा है सो देता है, बेकरी वाला को 600 में मिलता है। मतलब गेहूं जो है वो उसका दाम जो है गेहूं का दाम 400 और 400 बेकरी वाला पास जाके उपभोक्ता वाला पास जाते जाते यही चीज़ 900 रुपया का बन जाता है। इस तरह एक ही समान गेहूं का मूल्य 2700 रुपया तक हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पाद में अनावश्यक रूप से वृद्धि हो जाती है। दोहरी गणना की गलती से बचने के दो उपाय हैं। पहला है अंतिम उत्पाद विधि। इस विधि के अनुसार दोहरी गणना की गलती से बचने के लिए उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया जाता है। मध्यवर्ती वस्तु यहाँ क्या कहलाएगा, तो यहाँ मध्यवर्ती वस्तु है सो आटा, मैदा, ये है मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगा, तो इसके मूल्य को घटा दिया जाएगा। तो अंतिम वस्तु का मूल्य बराबर उत्पाद मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य, ये फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरा विधि है मूल्य वृद्धि विधि। तो मूल्य वृद्धि की गणना करने के लिए किसी उत्पादक के मूल्य में से उसकी लागत को घटा दिया जाता है। तो बच्चों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।